and welcome everyone on our channel English with Ashish Kumar. Today I have tried to make a video specially for competitive English. Competition के जो एग्जाम होते हैं उसमें जो इंग्लिश का रोल होता है और उसमें इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें सेक्शन होता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन. तो आज का हमारा जो वीडियो है उस कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर में ही है. और कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज है जिससे कई सारे लोग डरते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है. तो मैंने इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करके आज की वीडियो बनाई है जो बेसिक कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर है. आप लोग इस वीडियो को देखें और देखने के बाद लास्ट में मैं आपसे मिलता हूं और देखता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई. हेलो दोस्तों, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के बारे में. कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें आती हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, और आज हम लोग उन एग्जामिनेशंस में आने वाली एक कॉमन चीज़ कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करने जा रहे हैं. कॉम्प्रिहेंशन जो हमेशा सबको सरदर्द करता है, पकाता है, और इस पर बहुत सारी वीडियोस नहीं बनी है फेसबुक पर या यूट्यूब पर. तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन के बारे में समझाऊं, बताऊं. तो मेरी ये वीडियो देख करके हो सकता है आपको कुछ फ़ायदा हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में आपको कुछ सहूलियतें हो. तो देखिए कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्या बातें होती हैं. पहली टॉपिक है हमारी व्हाट इज़ कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन है क्या. जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक बाकायदे इसकी डेफिनेशन और इसका पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर पेस्ट किया है कि कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझना होता है. नॉट ए सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग बट अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ, मतलब गहराई से समझना, केवल ऊपरी तौर पे नहीं समझना. विद ऑल द रैमिफिकेशन ऑफ थॉट्स बोथ एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड, सारे थॉट्स की जटिलता को एक साथ असर में ले आना, मतलब समझ लेना. Sometimes thoughts are so embedded in the cobweb words that it becomes rather difficult to follow at a first glance the drift of thought. कई बार इतने थॉट्स को जटिलता से उसमें पिरोया रहता है कॉम्प्रिहेंशन में, इस तरह से छिपा कर दिया रहता है कि समझ में ही नहीं आता कि इस पैसेज का अर्थ है कि इसमें क्या थॉट दिया हुआ है. An average student may read the passage and yet fail to grasp the main ideas. एक एवरेज स्टूडेंट हो सकता है कि पूरा का पूरा पैसेज पढ़ ले, फिर भी उसको सेंट्रल आइडिया नहीं समझ में आएगी कि इस पैसेज में कह रहा है. मियर स्कीमिंग ओवर द सरफेस इज नॉट मच फॉर हेल्प. केवल ऊपर ऊपर जा करके छानने से कोई फायदा नहीं होगा. फॉर लैंग्वेज इज द आर्ट ऑफ कंसीलिंग थॉट, क्योंकि लैंग्वेज का मतलब ही होता है सोच को कंसील करना, छिपाना, या कंसील करना मतलब एकत्रित करना. ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गिवन पैसेज देयरफॉर रिक्वायर्स अमंग अदर थिंग्स a fairly good command over English, a keen power of observation, a quick understanding of the central idea, a knack to detect error in logic, a quick reading habit, a sufficient stock of words and a little bit of imagination. एक कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ और भी चीज़ें चाहिए, जैसे आपकी अंग्रेजी पर कमांड अच्छी होनी चाहिए, चीज़ों को समझने की काबिलियत होनी चाहिए, सेंट्रल आइडिया को भी पकड़ने का तरीका मालूम होना चाहिए, और एक आदत होनी चाहिए कि एरर कैसे ढूंढे लॉजिक में. तेज़ पढ़ना भी एक अच्छी आदत है, और वर्ड्स का स्टॉक तो बहुत ज़रूरी है. और इन सब के अलावा इमेजिनेशन, कल्पना, क्योंकि पैसेज को पढ़ने के बाद अगर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका थॉट क्या है. ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर है तो आप समझो कि आपके अंदर कॉम्प्रिहेंशन करने की काबिलियत धीरे धीरे आ जाएगी. तो अभी आपने समझा इस पूरे पैसेज के माध्यम से, यह भी एक तरह का पैसेज ही है कि इसमें कॉम्प्रिहेंशन का सेंट्रल आइडिया है कि समझना. न सिर्फ हमें पढ़ना है, पढ़ करके उस आइडिया को समझना है, उसके लिए कुछ वर्ड्स भी होने चाहिए, हमारे पास इमेजिनेशन पावर भी होना चाहिए, लॉजिक का एरर वगैरह अगर ढूंढने की काबिलियत हो तो और अच्छा. और अगर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारे अंदर आने लगेंगी, छोटे छोटे पैसेज से बड़े पैसेज की ओर जाएंगे और कॉम्प्रिहेंशन हमारे लिए बड़ा आसान होता चला जाएगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल लेते हैं. पंडित नेहरू द सन ऑफ मोतीलाल नेहरू वॉज बॉर्न इन इलाहाबाद. बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है कि पंडित नेहरू जो मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था. क्वेश्चंस देखिए. हु वॉज मोतीलाल नेहरू. मोतीलाल नेहरू कौन थे. अब इसका आंसर आप बड़े आसानी से कर सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू वॉज द फादर ऑफ पंडित नेहरू. और नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द राइट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस. मोतीलाल नेहरू वॉज पंडित नेहरूज फादर. ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें बड़ी आसानी से आप कर. नाउ अंडरस्टैंड कि एनी टाइप ऑफ पैसेज, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, डिस्कर्सिव और ड्रामेटिक और रिफ्लेक्टिव कैन बी सेट फॉर कॉम्प्रिहेंशन. इसमें एक ड्रामेटिक नहीं लिखा हुआ, ड्रामेटिक भी आ सकता है आपको, जिसमें कहानी वगैरह सुनाई जा रही हो, किसी में ऐसा हो कि लगे कि वो बिल्कुल संबंधित नहीं है,
किसी पे पूरा विचार करने वाली टॉपिक दी जा सकती है। द सब्जेक्ट ऑफ द गिवन पैसेज में बी न्यू टू यू, हो सकता है कि आपको जो सब्जेक्ट मिल रहा हो, जो आज मिला हो टॉपिक पढ़ने को, वो बिल्कुल नया हो। यू may not concur with the views expressed, but you have to shed your prejudice, kindle your interest in the subject and read it with an open mind. आपको हो सकता है कि न समझ में आए उसका व्यू जो है, फिर भी आप उसमें इंटरेस्ट लगाएं और उसको ओपन माइंड से पढ़ने की कोशिश करें। You cannot enter into the spirit of the passage unless you read with a concentrated attention. अगर आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो उसके अंदर स्पिरिट जो है, मतलब उस पैसेज का जो सार है, तत्व है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। दैट्स वाई यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, बिकॉज द क्वेश्चंस आस्क्ड एम एट टेस्टिंग योर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, योर एबिलिटी टू थिंक अबाउट द पैसेज एंड मेक एन इमेजिनेटिव रिस्पॉन्स टू इट। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपका ऑब्जर्वेशन को ही टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है कि आप उस पैसेज के बारे में सोच पा रहे हैं कि नहीं, और आपका कैसा इमेजिनेटिव रिस्पॉन्स है, आप उसको कैसा इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। द क्वेश्चन कैन बी अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पैसेज, इट स्टाइल और वोकैबुलरी। क्वेश्चन हो सकता है सब्जेक्ट मैटर से आ जाए, सब्जेक्ट के स्टाइल से आया, पैसेज के स्टाइल से क्वेश्चन हो, या कई बार तो वोकैबुलरी से भी क्वेश्चंस आते हैं। द क्वेश्चंस फ्रेम्ड मे बी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, द लेटर बीइंग मोर पॉपुलर नाउअडेज। आजकल जो है ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आ रहा है, पहले सब्जेक्टिव पैसेज से क्वेश्चन आते थे, आजकल ऑब्जेक्टिव बहुत आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। द क्वेश्चंस आर आस्क्ड लाइक सम आर आस्क्ड स्ट्रेट अवे, सम टीजिंग टू टेस्ट योर पावर ऑफ रीजनिंग एंड थिंकिंग। ये मैथ्स की तरह ही आपकी रीजनिंग की काबिलियत है कि नहीं, ये चेक करने के लिए कई बार क्वेश्चन जो है स्ट्रेट पूछे जाते हैं, कई बार टीजिंग क्वेश्चन होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो रीजनिंग और थिंकिंग को चेक करने के लिए ही आपको इस तरह के पैसेज सेट किए जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं मेथड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए किस तरह की चीज़ें की जानी चाहिए। पहला पॉइंट है रीड द गिवन पैसेज विद पर्पस एंड इमेजिनेशन। अ केयरफुल रीडिंग विल हेल्प यू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द पैसेज। आपको जो है पर्पस और इमेजिनेशन के साथ पढ़ना है, आपका उद्देश्य होना चाहिए पैसेज को पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको पैसेज का स्पिरिट समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट है रीड द पैसेज वंस अगेन, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ड्रिफ्ट ऑफ थॉट, नोटिस द कीवर्ड्स एंड सी हाउ द पैसेज इज डेवलप्ड। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, आपको दोबारा पैसेज पढ़ना होगा और देखना होगा कि किधर से किधर उसका सोच भटक रहा है, टॉपिक में किधर से बात किधर ली जाई जा रही है, और ख़ास करके उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन्हीं पर पूरा का पूरा पैसेज टिका होता है। आपको उन कीवर्ड्स को ध्यान रखना होगा, क्योंकि बाद में क्वेश्चंस जो होंगे आपके उन कीवर्ड्स के वजह से ही आप आंसर कर पाएंगे। पैसेज डेवलप ही उन कीवर्ड्स की वजह से होता है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। रीड विद एन ओपन माइंड, विद पर्पसफुल कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन, इवन इफ द टॉपिक इज न्यू और नॉट टू योर लाइकिंग। आप ओपन माइंड से टॉपिक को पढ़ें और ये ध्यान रखें कि टॉपिक आपके पसंद की ना हो या बिल्कुल नहीं हो, जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बावजूद उसके आपको उस पर ध्यान देना है, टॉपिक को ध्यान से पढ़ना होगा, खुले दिमाग से पढ़ना होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली, लेस्ट यू शुड मिस द स्पिरिट ऑफ एनी क्वेश्चन। पैसेज को आपने पढ़ लिया है, अब आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है आप स्पिरिट छोड़ दें, क्वेश्चन को समझे ही नहीं और आप उसका दूसरा कोई आंसर कर दें। इसलिए अब क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। ये थोड़ा सा लेंदी होता जा रहा है, बट व्हेन यू हैव रेड ऑल द क्वेश्चंस, रीड थ्रू द पैसेज बियरिंग द क्वेश्चंस इन माइंड। अब एक बार और आपको क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए एक बार पैसेज को पढ़ना है, और मान लीजिए आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। Answer the questions methodically one by one. If you are bogged down by a particular question, don't waste your time over it. Switch over to another question, leaving the space for the question unanswered. Sometimes the question that appears tricky at the first attempt becomes easier as you answer other questions. आप एक एक करके क्वेश्चन का आंसर करिए, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन से आप परेशान हो गए हैं तो उस पर समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि ये ऑलरेडी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा। आप उसको छोड़ दीजिए, दूसरे क्वेश्चन पर चले जाइए। कई बार क्या होता है कि दूसरे क्वेश्चंस को जब आप आंसर करने लगते हैं तो वो क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ जाता है। पहली बार में वो ट्रिकी लग सकता है, लेकिन बाद में जब आप दूसरे क्वेश्चंस का आंसर कर देते हैं तो आपको उसका भी आंसर मिल जाता है। इसलिए किसी क्वेश्चंस पर बहुत ज़्यादा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो समय नहीं बर्बाद करना। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कीप इन माइंड द क्वालिफाइंग वर्ड्स सच एज ऑल,
none, never, always, sometimes, wholly, forever, least while selecting the right answers. कई बार इन वर्ड्स के चलते आपका आंसर जो है चेंज कर जाता है, इसलिए इन क्वालिफाइंग वर्ड्स को हमेशा ध्यान में रखना है. ऑल, नन, नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, होली, फॉरएवर, लीस्ट, इनसे कई सारे क्वेश्चन के सेंस बदल जाते हैं. तो क्वालिफाइंग वर्ड्स को भी आपको क्वेश्चन को आंसर करते वक्त ध्यान में रखना होगा. नेक्स्ट और लास्ट कुछ स्टेप्स ये हैं कि फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन लेटर एंड स्पिरिट, राइट आंसर इन एज मेनी वर्ड्स और लाइन्स एज यू आर आस्क्ड टू. अगर ये लिखने वाला है, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ है पैसेज में, आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो ज़्यादा लाइंस में मत लिखिए. जितना कहा जा रहा है, जितने वर्ड्स कहे जा रहे हैं, उतने में ही लिखिए. चेक द क्वेश्चन आस्क्ड एंड आंसर गिवन, अवॉइड वर्बोसिटी एंड रेपिटेशन. योर आंसर शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट. जितना आपको कहा जाता है उतना ही करें, और कभी भी वर्बोसिटी यानी बढ़ा चढ़ा करके या वर्ड्स का रेपिटेशन ना करें. आंसर्स को टू द पॉइंट रखने की कोशिश करें, और इससे ही आपको ज़्यादा मार्क्स फेच होते हैं. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ मेड मच प्रोग्रेस. अब क्वेश्चन है कि से विच ऑफ दीज इज करेक्ट. इंडिया मेड मच प्रोग्रेस बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिया मेड मच प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया मेड मच प्रोग्रेस 100 years ago. सही आंसर होगा इंडिया मेड मच प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी बी. अब यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि यू मस्ट हैव अ सफिशिएंट स्टॉक ऑफ वोकैबुलरी. इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, यू रियली कांट मेक द करेक्ट आंसर, यू रियली कांट मेक द करेक्ट चॉइस. तो वोकैबुलरी का तो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है कॉम्प्रिहेंशन में. इस तरह की छोटी छोटी वोकैबुलरी से आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी. You guys have understood the basic and central idea of comprehension. आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में आ गई होंगी तो आप आने वाले दिनों में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना शुरू करें. हो सकता है आपको एग्जांपल्स बहुत छोटे मिले हो, आज के सिर्फ सिंपल एग्जांपल्स थे. उसका रीजन ये है कि चैप्टर मेरा बड़ा हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसको शॉर्ट किया है. अभी और भी कॉम्प्रिहेंशन की मैं वीडियोस बनाऊंगा, और उसमें बड़े बड़े पैसेजेस के बारे में भी डिस्कशंस हम लोग करेंगे कि उसे कैसे सॉल्व करें. अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो फिर से एक दो बार रिप्ले कर करके हमारी वीडियो को देखें, आपको इसके सारे सेंट्रल आइडियाज समझ में आने लगेंगे. और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले कि हम और भी इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए बनाते रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.